जाने माने फंड मैनेजर जुड़ रहे हैं, श्री अनीश तवक्ले साहब। आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड को मैनेज करते हैं। तवक्ले साहब, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, चलिए थोड़ी चर्चा ज़रा आपके फ़ंड के बारे में कर लेते हैं। अपने दर्शकों को बताएं कि आप क्या शानदार तरीके से मुनाफा कमा रहे हैं। बहुत ही जाना माना फ़ंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। भारत के टॉप 50 फंड्स में से इसका शुमार है, 7वें पायदान पर आता है। अगर आप एसेट्स देखें तो 24,365 करोड़ मैनेज करते हैं अनीश तवक्ले साहब। तवक्ले साहब ने आईआईएम से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और आईआईटी से आप मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं। जाने मानी हस्ती हैं, बहुत समय से फंड मैनेजमेंट में जुड़े हुए हैं और इससे पहले आप इक्विटी रिसर्च में बार्कलेज के साथ और क्रेडिट स्विस के साथ काम करते थे। वापस आते हैं आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप फंड पे। ये लगभग 13 साल पुराना फंड है, ऑलमोस्ट 12 साल, और एनुअली अगर आप देखें तो लगभग 14.2% रिटर्न आपने सालाना कमाया है इस फंड में। एक बहुत ही खास बात है, जो लोग ये मान के चलते हैं कि उनके पास पैसा कम है, वो भी इस फंड में बहुत अच्छी तरीके से निवेश कर सकते हैं। इस फंड की नेट एसेट वैल्यू है लगभग 57 रुपये और मात्र 100 रुपये में, यानी कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 100 रुपये है और आप महीने का एसआईपी भी 100 रुपये का कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही खास बात है, बहुत ही छोटे अमाउंट में आप शानदार रिटर्न कमा सकते हैं। बाकी सारे डिटेल्स जो हैं वो फंड के आपके साथ जुड़ते हुए दिखेंगे स्क्रीन पर। लेकिन अब अनीश तवक्ले साहब से बात करते हैं। अनीश जी, स्वागत है आपका। बहुत ही शानदार फंड आप चलाते हैं, बहुत बड़ा फंड है, 24,000 करोड़ से ज़्यादा आपने निवेश किया है और आईसीआईसीआई प्रू में ये दूसरे पायदान पर आता है। आपसे एक थोड़ा सा बड़ा फंड है आईसीआईसीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, जहां पर 26,000 करोड़ रुपए मैनेज किए जाते हैं। बताइए कैसा रहा सन 2020? क्या आपकी ऐसी एक या दो लर्निंग्स थी जो आपको बाजार ने सिखाई और वो आगे आने वाले समय में आप अच्छी तरीके से इस्तेमाल में लाएंगे इस फंड को मैनेज करने में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इतना जबरदस्त गिराव और इतनी जल्दी रिकवरी शायद मार्केट्स में कभी हुई नहीं, ग्लोबली, तो सारी दुनिया में, राइट। अगर आप जब 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, उसका उदाहरण लें तो मार्केट बहुत गिरा था और उसको रिकवर करने में अच्छा खासा टाइम लगा था, राइट। 2-2.5 साल लगे थे और फाइनेंशियल सिस्टम में काफी दिक्कत आई थी। इस बारी जो ये हुआ कि बहुत जोर से मार्केट गिरा और उतनी ही जल्दी रिकवर भी हो गया। ये पहली बात थी। तो इससे ये एक तो ये लर्निंग हुई कि हर साइकिल डिफरेंट होती है, राइट। ये नहीं सोच सकते कि जिस तरह से पिछली बारी हुआ था उसी तरह से इस बारी होगा। ऑलमोस्ट हर बारी आपको अभी की परिस्थितियां सोच के आगे सोचना पड़ेगा, राइट। ये नहीं सोच सकते कि ऐसे पहले था तो इस बारी भी ऐसे ही होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। और दूसरी बात ये थी कि ऑब्वियसली रिकवरी क्यों आई, तो ये देखिए, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स, दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक्स, सारी गवर्नमेंट्स ने इतना स्टिमुलस दिया, तो जिससे इतना बड़ा जो सदमा था ग्लोबल इकोनॉमी को कोविड की वजह से, वो भी मैनेज हो गया रिलेटिवली। लोगों को तकलीफ तो हुई, लोगों की आमदनी में भी फर्क पड़ा, बट ये नहीं हुआ कि दुनिया के बैंक्स फेल हो गए या बिल्कुल सिस्टम ब्लॉक ही हो गया हो। वो बहुत अच्छा रहा इस साल। चलिए, तो दो ये ऐसी आपने सीख ली जो आपको सन 2021 से आगे फ़ायदा पहुंचाएंगी। बहुत ही ज़बरदस्त रिकवरी थी मेरे ख्याल से। आपने मार्च में बड़ी ज़बरदस्त गिरावट देखी और अप्रैल में बाज़ार बिल्कुल वापस ऊपर की तरफ घूमता हुआ दिखा और तेज़ी देखते ही बनी अगले 6 महीने, और अब भी बहुत शानदार आपको रिटर्न्स आते हुए दिख रहे हैं। तवक्ले साहब, सबसे अहम सवाल अब हमारे सामने है, आगे आने वाला बजट। लगभग 2 हफ्ते रह चुके हैं। बताइए कौन सी ऐसी 2 या 3 अहम चीज़ें हैं जो आप देखना चाहते हैं इस बजट स्पीच में, जो फरवरी 1 को श्रीमती निर्मला सीतारमण जी पार्लियामेंट में प्रस्तुत करेंगी? देखिए, मेरा ये विचार है कि अभी भी इकोनॉमी रिकवर कर रही है, राइट। और इस रिकवरी को स्ट्रेंथन करने के लिए अभी भी गवर्नमेंट का सपोर्ट और स्टिमुलस की जरूरत है, राइट। तो
तो ताकि ये रिकवरी और मजबूत हो, गवर्नमेंट को स्पेंडिंग रखनी पड़ेगी, राइट? गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बिना अभी ये रिकवरी कुड स्लो डाउन, हल्की हो सकती है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर शुड बी को कट नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर्टिकुलरली अगर इसको कैपिटल स्पेंडिंग मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में या इसमें लगा सकते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा। दूसरा, अगर पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जो चल रहा है, राइट, स्ट्रेटेजिक सेल की बात हो रही है, वो हो तो वो भी अच्छा रहेगा। और तीसरा, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, बैंक्स का, बैंकिंग सिस्टम का तो योगदान रिकवरी में बहुत ही जरूरी है, राइट? बिना लोन, अगर इकोनॉमी में लोन नहीं मिलेंगे तो रिकवरी मजबूत नहीं हो सकती। तो बैंकिंग सिस्टम को कैपिटल भी मिलना चाहिए। तो ये तीन चीजें मैं कहूंगा इस वक्त जरूरी है। चलिए, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग पर ध्यान दे रहे हैं तवक्ले साहब, क्या उसका लेवल आपको आता हुआ दिख रहा है? सरकारी सपोर्ट पीएसयू बैंकिंग सेक्टर को कितना मिलेगा, वो उनकी अहम नज़र है उस पर, और ख़ासकर जो स्टिमुलस प्लान्स आ रहे हैं सरकार का, उस पर भी वो अपनी पैनी नज़र रखे हुए हैं। अनीश जी, ये बताइए, डिसइन्वेस्टमेंट जो एक बहुत ही अभिन्न और अहम अंग माना जाता है बजट का, आपका व्यक्तिगत क्या टारगेट होगा कि सरकार कितना पैसा सरकारी एसेट्स बेच के उठाने की चेष्टा करेगी अगले फाइनेंशियल ईयर में? देखिए, टारगेट तो आई मीन कई बारी होता है और मिस हो जाता है। एक्चुअली डिसइन्वेस्टमेंट मैं इसलिए नहीं कहता कि सिर्फ उससे पैसा आता है, राइट? डिसइन्वेस्टमेंट इसलिए भी जरूरी है, अगर स्ट्रेटेजिक सेल पर्टिकुलरली, कि प्राइवेट सेक्टर में जाके कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, और इकोनॉमी में जब कंपनीज की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी इंप्रूव होती है तो सबको लाभ होता है, राइट? तो वो मैं डिसइन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उससे पैसा आ जाएगा सिर्फ, राइट? अगर ये इतना सारा कैपिटल है, इतने इस्टेब्लिश्ड यूनिट्स हैं, अगर आप मेटल सेक्टर में देखें या ऑयल सेक्टर में देखें या किसी भी सेक्टर में देखें, इतना कैपिटल है, अगर उसको ज्यादा प्रोडक्टिवली यूटिलाइज हो सकता है, तो दैट इज द मेन बेनिफिट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। नॉट के 50,000 करोड़ आ गया या एक बारी के लिए आ गया, ये क्योंकि वो तो एक बार ही आया, राइट? बट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट सदा के लिए होता है, तो वो ज्यादा जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट नॉट कि आप पैसा बहुत सारा रेज करें, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप बड़े यूनिट्स को प्राइवेटाइज करें और उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव। चलिए, ये तो दो तीन मैक्रो पिक्चर्स थी जिन पर पूरा बाजार फिलहाल ध्यान दे रहा है। अब शुरू करते हैं चर्चा तवक्ले साहब आपकी फंड की। आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप फंड लगभग 24,365 करोड़ मैनेज करता है, और ये सन 2008 की पैदाइश है इस फंड की। 12 साल में आपने हर साल लगभग 14.2% ब्याज रिटर्न कमाया है। लगभग यूँ समझिए कि 60 स्टॉक्स में आपने ये पैसा निवेश किया है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रिटर्न्स आते हुए दिखे हैं। तवक्ले साहब, इंडिविजुअल फंड पर सवाल आपसे शुरू करते हैं। फार्मा स्पेस की तरफ जब मैं आपका पोर्टफोलियो देख रहा था तो पहले 20 स्टॉक्स में एक भी मुझे फार्मा स्टॉक नहीं मिला, जबकि रैली जो देखने को बनती थी सन 2020 में वो फार्मा सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त थी। क्या आप प्रॉफिट बुक कर चुके हैं इस सेक्टर में, या कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको पता है और हमें नहीं? नहीं, फार्मा देखिए अच्छा सेक्टर है, और जरूरी नहीं है कि एक ही स्टॉक्स के थ्रू वो लाइक एक स्टॉक बड़ा स्टॉक हो, राइट? 4-5 स्टॉक करके भी पोर्टफोलियो बन सकता है। मैं इंडिविजुअल स्टॉक जो हमने मूव किए हैं वो मैं नहीं बात करूंगा, बट आप देखेंगे तो टोटल 2-3 स्टॉक हैं। देखिए, ब्लू चिप फंड ऐसा फंड है कि बेसिकली ये ब्रॉडली सेक्टर बहुत ज्यादा डिविएट नहीं करता है, राइट? तो इसमें फोकस होता है कि आप विद इन सेक्टर स्टॉक पिकिंग करें, राइट? तो सेक्टर ऐसा नहीं होगा कि अगर आपका फार्मा का इंडेक्स में वेट 5 है तो इसमें 15 हो जाए, वो नहीं होगा, राइट? सेक्टर इसके जैसे इंडेक्स में जितना रिलेटिवली सेक्टर का वेट है लगभग उतना ही होगा, ज्यादा डिविएशन नहीं होगा उसमें। तो ये स्टॉक पिकिंग फंड है, ये सेक्टर स्क्यू का ज्यादा लेता नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कि कभी आप देखें कि इसमें बड़ा सेक्टर इंडेक्स में है तो जीरो हो, वो नहीं होता है इसमें। तो आप देखिए 2-3-4 स्टॉक हमेशा फार्मा के रहे हैं, हाँ। एंड
those stocks have done well. जी, चलिए और आपके फंड के बारे में चर्चा करते हैं। तवक्कुल साहब, एक इंटरेस्टिंग बात ये है, आप ओवरवेट हैं फाइनेंशियल सेक्टर में, मुकाबले आपका जो इंडेक्स है जो इस फंड को ट्रैक करता है। गिने चुने सारे बैंक्स हैं आपके पास प्राइवेट स्पेस में, अगर आप टॉप 10 होल्डिंग्स पर नज़र डालें तो वहाँ पर भी वो दिखेगा। कहीं कुछ स्ट्रेच्ड वैल्यूएशंस आपको दिखती हैं प्राइवेट सेक्टर स्पेस में, खासकर बैंकिंग में? मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा, हम फाइनेंशियल सेक्टर में अंडरवेट हैं और विद इन दैट एक्चुअली बैंक्स में फाइनेंशियल सेक्टर को मैं 2 भागों में बांटता हूँ, लेंडर्स और नॉन लेंडर्स। नॉन लेंडर्स में जैसे इंश्योरेंस कंपनी आती है, राइट, इन कंपनीज में क्रेडिट रिस्क नहीं होता है, राइट, उनका लेंडिंग एनपीए नहीं आते हैं। तो इंश्योरर्स में हमारा थोड़ा ओवरवेट है रहा है और लेंडर्स में अभी भी काफी अंडरवेट है। तो हमारा ये मानना था कि देखिए बैंकिंग सेक्टर में मेरी जो विचार है कि जो बड़े बैंक हैं, बैंकिंग सेक्टर में स्केल एडवांटेज होती है, राइट, बैंकिंग इज अ स्केल ड्रिवन बिजनेस। तो उसमें जो बड़े इस्टेब्लिश्ड बैंक्स हैं और प्राइवेट सेक्टर में, दे विल डू बेटर देन अदर बैंक्स। तो वी हैव हैड दैट, वो हमारा उसी तरफ झुकाव रहा है जिसमें जब स्टॉक सिलेक्शन किया है। बट ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में हमें पर्टिकुलरली रिटेल क्रेडिट में अभी कॉन्फिडेंस नहीं है। हमारा व्यू है कि रिटेल क्रेडिट में अभी थोड़ी तकलीफ आ सकती है, तो हम रिटेल क्रेडिट पर्टिकुलरली में अंडरवेट रहे। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है। कम से कम यहाँ पर जो बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट आपने बैंकिंग सेक्टर में देखा है, उस पर तवक्कुल साहब राय दे रहे हैं। अनीश जी, बहुत ही शानदार मुनाफे, प्रॉफिट और गाइडेंस ग्रोथ आपको आता हुआ दिख रहा है आईटी सेक्टर में। जो टॉप 5 कंपनीज़ हैं वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त हमने अर्निंग्स देखी हैं और ये सेक्टर भी आपको बिल्कुल रिकॉर्ड हाई पर चलता हुआ दिख रहा है। आगे आने वाले समय में क्या ये सेक्टर आपको आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, या यहाँ पर जो रिकॉर्ड प्राइसेस हैं उनकी वजह से आपको चिंता है? देखिए, चिंता नहीं है। आईटी सेक्टर इज इसमें 2-3 आईटी सेक्टर कंपनीज की अच्छी बातें हैं, राइट। एक तो ग्रोथ उनकी इतनी वॉलेटाइल नहीं होती है, राइट। दूसरा, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, राइट। तो जैसे अगर आप उनका आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल देखें तो वो बहुत अच्छा होता है। और तीसरा, ज्यादातर कंपनीज अच्छे डिविडेंड देती हैं और पैसा शेयर होल्डर्स को वापस कर देती हैं, राइट। तो इसमें आईटी सेक्टर में घबराहट जैसी तो वर्ड यूज करना कभी मैं ठीक नहीं कहूंगा। बट हाँ, अभी मल्टीपल्स काफी हो चुके हैं, तो ऐसा नहीं, और अगर आप स्टॉक का चार्ट देखें तो चार्ट यही बताता है कि मार्केट को भी ये पता है कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो मुझे ये नहीं लगता कि परफॉर्मेंस डिसअपॉइंट करेगी बहुत ज्यादा। बट हाँ, मतलब अगर वैसे सोचा जाए तो मार्केट को ये पता है कि इनके नंबर, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि इनके नंबर अच्छे आएंगे। तो मतलब आईटी सेक्टर में इस वक्त मैं बहुत ना तो ज्यादा पॉजिटिव बोलूंगा, ना कोई बहुत नेगेटिव बोलूंगा। इस साल इसलिए बहुत अच्छा रहा बिकॉज ग्लोबल इकोनॉमी बहुत जल्दी रिकवर की, और जैसे ही वर्क फ्रॉम होम वगैरह ये सब चीजें हो रही थी ग्लोबल इकोनॉमी में, तो आईटी की डिमांड ज्यादा थी और इससे ऑब्वियसली आईटी कंपनीज को फायदा हुआ। तो बट द कंपनीज, ज्यादातर सारी कंपनीज बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, यूनिक कैपेबिलिटीज हैं, और इनका दे आर ग्लोबली कंपेटिटिव कंपनीज। सो दे विल कंटिन्यू टू, न्यूज़ में चला है। हमारा तो यही विचार है कि ये अच्छा करती रहेंगी। चलिए, तवक्कुल साहब, ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद करेंगे उन सेक्टर्स की जहां पर आप शानदार तेज़ी आते हुए देख रहे हैं पिछले 1 महीने से, खासकर ग्लोबल अप ट्रेंड की वजह से। ये है मेटल स्पेस, ये है फर्टिलाइजर स्पेस, और ये है केमिकल स्पेस, जहां पर हमारे निवेशकों ने और दर्शकों ने बहुत शानदार मुनाफा कमाया है। आशीष जी, माफ़ कीजिए अनीश जी, थोड़ी ही देर में हम आपसे जुड़ते हैं। स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। चर्चा हो रही है श्री अनीश तवक्कुल साहब, आप फंड मैनेजर हैं बहुत ही दिग्गज फंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड के। लगभग 24,300 करोड़ रुपए आप मैनेज करते हैं। भारत के 50 टॉप फंड्स में आप 7वें पायदान पर पाए जाते हैं, और जो बहुत ही शानदार एएमसी है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी में, उसमें दूसरा सबसे बड़ा फंड है
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। ब्रेक में जाने से पहले तवक्ले साहब, चर्चा हो रही थी मेटल स्पेस की। शानदार आप रैली आते हुए देख रहे हैं और एक ग्लोबल टेलविंड भी मेटल्स में दिख रही है। स्टील प्राइसेस कम से कम दिसंबर और जनवरी के महीने में बहुत बढ़ाए गए हैं। क्या लगता है आपको ये रैली सस्टेनेबल है या यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हो गया है? जैसे आपने कहा कि मेटल्स, तो ये अगर आप देखें कि अर्निंग्स की वजह से है या मल्टीपल्स की वजह से है, तो ये रैली अर्निंग्स की वजह से है, राइट? क्योंकि मेटल्स कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़िया चल रही है, क्योंकि मेटल्स प्राइसेस ऊपर हैं। तो अब ये सवाल ये है कि ये अर्निंग्स कितने लंबे समय तक चल सकती हैं और क्यों, तो ये अर्निंग्स इसलिए इतनी क्यों स्ट्रांग आ रही हैं? देखिए, किसी भी मेटल्स में आप देखेंगे ना, तो लगभग 50% डिमांड चाइना से आती है, राइट? तो चाइना की डिमांड सबसे बड़ा वेरिएबल है कि मेटल्स का परफॉर्मेंस कैसे रहती है। और अगर आप पिछले 4-5-6 साल में देखें, तो एक तो इस साल डिमांड बहुत स्ट्रांग आई और दूसरा ये है कि सप्लाई बहुत ज्यादा ऐड नहीं हुई है, क्योंकि मेटल्स प्राइसेस काफी दिनों से बहुत ज्यादा नहीं थे। तो जैसे अगर आप आयरन ओर देखें, राइट, आयरन ओर में लोगों ने बहुत ज्यादा कैपेसिटी ऐड नहीं की है और ब्राजील वगैरह में तो प्रॉब्लम्स हैं आयरन ओर इंडस्ट्री में, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कमजोर हो गया है। तो इस वजह से मेटल्स प्राइसेस स्ट्रांग हैं। तो जब तक ये मेटल्स प्राइसेस स्ट्रांग रहते हैं और जब तक जब तक रहेंगे, जब तक चाइना में डिमांड स्ट्रांग रहेगी, तब तक अर्निंग स्ट्रांग आ सकती हैं। आवर व्यू इज के मेटल्स कैन कंटिन्यू टू, एटलीस्ट अर्निंग्स मेटल्स की स्ट्रांग अभी रह सकती हैं थोड़े टाइम तक, क्योंकि चाइना में डिमांड अभी स्ट्रांग रहने का ही उम्मीद है। बट हाँ, ये वॉच करना चाहिए कि चाइना में गवर्नमेंट का क्या अप्रोच है टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ या रेजिडेंशियल हाउसिंग की तरफ या क्रेडिट की तरफ, कि बैंक्स क्रेडिट बढ़ा रहे हैं या नहीं, उससे चाइना की डिमांड अफेक्ट होती है। बट जनरली वी आर पॉजिटिव ऑन द मेटल सेक्टर। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है कि सेक्युलर रैली तवक्ले साहब उम्मीद कर रहे हैं कि मेटल स्पेस में रहेगी। अनीश जी, बहुत लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे साथ बहुत सवाल जवाब होते हैं ट्विटर पर कि कई लोग ऐसे हैं जिनकी संख्या लाखों में है जो इस रैली को खेल नहीं पाए और एक और गलती कर दी कि एसआईपी बंद कर दिया जब बाजार का लो था, तो वहाँ पर उन्होंने नुकसान उठाया, रैली का जो अप ट्रेंड था वो खेला नहीं और अब साइड में बैठे हुए हैं। उन लोगों के लिए आप क्या राय रखते हैं? देखिए, मैं हमेशा यही कहता हूं कि अगर इक्विटीज में इन्वेस्ट करना है तो कम से कम 3 साल का होराइजन होना चाहिए। मैं अभी भी ये नहीं कहूंगा कि अगर आप ये सोचें कि मैं अभी डालूंगा 6 महीने में निकालूंगा, उस तरह से इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर आप, तो अपना भी वो देखना चाहिए कि आपका रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है। आप खुद ब्लू चिप फंड मैनेज करता हूं, बट दूसरे और भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है, वो भी अच्छा फंड है, क्योंकि उसमें जब मार्केट ऊपर जाता है तो थोड़ा इक्विटी एक्सपोजर कम कर देते हैं, उस फंड में जब मार्केट नीचे जाता है तो इक्विटी एक्सपोजर बढ़ा देते हैं। तो वो फंड भी ऐसे इन्वेस्टर के लिए अच्छा फंड है। मेरा ये विचार है कि अगर आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट करनी है तो कम से कम 3 साल का होराइजन होना चाहिए, और अगर इकोनॉमी 3 साल अच्छा करेगी तो इक्विटी फंड्स फिर भी अच्छा करेंगे। अगर आप वैल्यूएशन देखें इस वक्त, तो देखिए मल्टीपल्स महंगे हैं, ये तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मल्टीपल्स एक्सपेंसिव हैं, बट इकोनॉमी रिकवर कर रही है। अगर इकोनॉमिक रिकवरी अच्छी रही, 2-3 साल अच्छे रहे, तो अर्निंग्स, जो प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी आ सकती है, और फिर इक्विटी इन्वेस्टमेंट विद अ लॉन्ग टर्म होराइजन कैन स्टिल बी अ वायबल इन्वेस्टमेंट। चलिए तवक्ले साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। आपने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी राय शेयर करी बैंकिंग स्पेस पर, डिसइन्वेस्टमेंट पर, बजट में आप क्या देख रहे हैं, मेटल्स में आपको रैली कैसी लगती है, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने ये रैली मिस की। आज भी मौका है, निवेश कीजिए, यहाँ से 3 साल बाद आपको हमारे भारतीय बाजार और बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखेंगे। तवक्ले साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दर्शकों का भी बहुत बहुत मेहरबानी। धन्यवाद।